प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की सफलता की शर्तें। अर्थात किसी भी देश के अंतर्गत लोकतंत्रीय शासन प्रणाली सफल रूप में, अच्छे रूप में कार्य करे, इसके लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं, आज हम उन आवश्यक शर्तों पर चर्चा कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं में ये देख सकते हैं कि जहाँ पर लोकतंत्र की शर्तें मौजूद हैं, भाई वहाँ लोकतंत्र सुचारू रूप में कार्य कर रहा है, किसी भी रूप में कोई परेशानी नहीं आ रही है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे में हम प्रतिदिन जो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान से किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कि हमारे YouTube चैनल की जानकारी नहीं है, तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल की जानकारी है, भाई आपका ये दायित्व है कि उन विद्यार्थियों को भी आप हमारे YouTube चैनल से अवश्य ही अवगत कराएं। ध्यान दें, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम। तो ध्यान दें, यह बात तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दी थी, क्या कि लोकतंत्र की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र की विशेषताएं, इन सब के ऊपर हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट देखिएगा। लेकिन यहाँ पुनः इस बात को दोहराना जरूरी हो गया कि लोकतंत्र है क्या चीज़। तो ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ होता है कि वास्तविक रूप में शासन शक्ति अंतिम रूप में जनता के हाथों में होती है। शासन शक्ति अंतिम रूप में जब जनता के हाथों में होती है तो उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थात लोकतंत्र में वास्तविक रूप में शासन शक्ति अंतिम रूप में जनता में होती है। मैं व्यापक रूप में इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अलग से हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अब जो शासन शक्ति है भाई, वो जनता में निहित हो, अंतिम रूप में जनता में निहित हो, तो ऐसी शासन प्रणाली कब ठीक से कार्य कर पाएगी, इसके लिए कौन कौन सी शर्तें अति आवश्यक हैं, उनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। ध्यान दें, यहाँ पर मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए 17 बिंदुओं के आधार पर ये शर्तें समझाने का प्रयास किया है। ये सारी बातें यदि आप समझ जाते हैं, बेझिझक होकर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठिएगा, आपको यदि लोकतंत्र की शर्तों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। मैंने यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण कोटेशन वाक्यांश हैं, प्रत्येक बिंदु में अलग से जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है नोट कर दिया है, और एक एक शर्त को मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। केवल बिंदु नोट करने से कोई मतलब नहीं होगा। ध्यान दें, तो लोकतंत्र की सफलता की जो पहली शर्त है, वह पहली शर्त हमने बताई है लोकतांत्रिक भावना। ध्यान दें, क्या? लोकतांत्रिक भावना। मतलब किसी भी देश में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली तभी सफल हो सकती है जबकि वहाँ जनता में लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संरचनाओं के प्रति आस्था हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जनता के हृदय में, दिल में जगह हो, जनता लोकतांत्रिक मूल्यों का ईमानदारी से पालन करे, जनता लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करे। जिस देश की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करती है, लोकतांत्रिक
मूल्यों के प्रति उनकी आस्था होती है, उनकी भावना होती है, उस देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा। हमारा देश भारत, वास्तव में यहाँ जनता लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर करती है, जबकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर नहीं की जाती है, वहाँ लोकतांत्रिक भावना नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ भारत में लोकतंत्र सफल है, जबकि पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता की पहली जो शर्त है वो है लोकतांत्रिक भावना। अब देखो, लोकतांत्रिक मूल्य, आप प्रश्न कर सकते हैं सर लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? भाई लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब होता है कि वहाँ पर स्वतंत्रता दी जानी चाहिए लोगों को, इसी के साथ में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, स्वतंत्र प्रेस होनी चाहिए। तो इन सभी मूल्यों में जो है ना जनता की भावना होनी चाहिए, इसे कहते हैं लोकतांत्रिक भावना। अब यहाँ मैंने बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन इस बिंदु में नोट कर दी जो एग्जाम पूछी जाती है। यहाँ डेविड थॉम्सन कह रहे हैं, क्या? डेविड थॉम्सन, क्या बोल रहा हूँ मैं? डेविड थॉम्सन क्या कह रहे हैं कि नागरिकों में लोकतांत्रिक दृष्टि होनी चाहिए। कौन कह रहे हैं? डेविड थॉम्सन क्या कह रहे हैं कि लोगों में लोकतांत्रिक दृष्टि होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि लोगों का जो दृष्टिकोण है ना, दृष्टि मतलब देखने का जो नज़रिया होता है उसको दृष्टि कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं। तो यहाँ लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जनता वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाली होनी चाहिए। जिस देश की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखती है वहाँ लोकतंत्र सफल होगा। ठीक है, डेविड थॉम्सन कह रहे हैं। नेक्स्ट, J.S. मिल क्या करें? J.S. मिल मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ऑन लिबर्टी, नोट कीजिएगा, ऑन लिबर्टी। मैं पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में आपको ठीक से समझा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने सभी विचारकों के बारे में वीडियो अपलोड कर दी है। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि मेरा लक्ष्य राजनीति विज्ञान के समग्र पाठ्यक्रम को मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझाऊंगा और वो भी निःशुल्क। ध्यान दें, J.S. मिल कह रहे हैं कि नागरिकों में स्वशासन की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, स्वशासन की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। तो वास्तविक रूप में यहाँ जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं वो कह रहे हैं कि नागरिकों में स्वशासन, स्वशासन मीन से भाई लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ ये बताया जाता है कि लोकतंत्र में स्वयं व्यक्ति, क्या कह रहा हूँ, स्वयं व्यक्ति अपने ऊपर शासन करता है, इसलिए नागरिकों में स्वशासन की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। किसने कही ये बात? J.S. मिल ने। तीसरी जो व्याख्यांश है वो क्या है? लावेल और पैलान। लावेल और पैलान क्या कह रहे हैं कि लोगों का राजनीतिकरण होना चाहिए, लोगों का राजनीतिकरण होना चाहिए। राजनीतिकरण का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत जो राजनीतिक दल होते हैं ना भाई, वो राजनीतिक दल राजनीति को जनसाधारण, सामान्य जनता, व्यक्तियों की चौखट तक लेके जाते हैं। राजनीतिक दल चौखट तक ले जाते हैं, उसके घर तक ले जाते हैं, और चौखट तक ले जाने के बाद में उस व्यक्ति को राजनीति में घसीट लिया जाता है। यही राजनीतिकरण कहलाता है। तो वास्तविक रूप में प्रजातंत्र तभी सफल होगा जबकि लोगों का राजनीतिकरण किया जाएगा, लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी दी जाएगी, राजनीति को लोगों के घर तक ले जाया जाएगा, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। पहला शर्त कंप्लीट। आगे बढ़े, दूसरी शर्त क्या है भाई? आंतरिक एवं बाह्य शांति। ध्यान दें, वास्तव में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है किसी भी देश में जबकि आंतरिक रूप में शांति हो, गृहयुद्ध जैसी स्थिति नहीं हो, लोग ईमानदारी से कानूनों का पालन करते हों, हिंसा उपद्रव नहीं होते हों, इसी के साथ में बाहरी रूप में युद्धों का खतरा नहीं हो, युद्धों का खतरा नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जनता शांति से अपना जीवन व्यतीत करेगी और वहाँ पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली सुचारू रूप में कार्य कर सकती है। और यदि आंतरिक और बाहरी, मतलब आंतरिक रूप में गृह युद्ध है और बाहरी रूप में युद्धों का खतरा है, तो वहाँ कभी भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोटेशन दी है पिनॉक और स्मिथ ने। किसने? पिनॉक और स्मिथ ने। नोट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि तनाव असहिष्णुता को जन्म देता है। इनका कहना है कि भाई अगर किसी भी देश में आंतरिक रूप में अशांति है, युद्ध का भी जो है खतरा है, तो फिर वहाँ पर क्या है?
अशांति है, तनाव है, और अशांति और तनाव होगा तो वहाँ क्या होगा, असहिष्णुता को जन्म मिलेगा, और असहिष्णुता जहाँ होगी भाई वहाँ कभी भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि आंतरिक और बाहरी शांति होनी चाहिए, मतलब देश के अंदर आंतरिक रूप में शांति व्यवस्था हो, बाहरी रूप में भी युद्धों का खतरा नहीं हो। समझ रहे हैं। चलिए तीसरी शर्त है गंभीर आर्थिक विषमताओं का अभाव। आप ध्यान देंगे यहाँ गंभीर आर्थिक विषमताओं का अभाव, इसका मतलब ये कि लोकतंत्र किसी भी देश में तभी सफल हो सकता है जबकि वहाँ पर आर्थिक विषमताओं का अभाव हो। मतलब वास्तव में अमीरी और गरीबी का जो अंतराल है ना वह नाम मात्र का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा अंतराल है गरीबी और अमीरी का तो ऐसी स्थिति में वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो सकेगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में स्पष्ट है कि भाई अगर किसी देश में मान लीजिएगा आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, आर्थिक दृष्टि से असमानता है, तो वहाँ लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वास्तविक रूप में अमीरी और गरीबी का जब गैप बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ जो गरीब लोग हैं ना वो वास्तविक रूप में अमीरों के प्रति ईर्ष्या भावना, घृणा भावना, नफरत भावना रखेंगे और उनमें आपस में एक प्रकार से खींचतान बनी रहेगी। आप इसके संदर्भ में भी विद्वानों ने महत्वपूर्ण जो वाक्यांश दिए हैं मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछा जाता है। पहला है कोल, GDH कोल। कोल क्या कह रहे हैं? कोल कह रहे हैं कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। यस, ये बात सत्य है। मान लीजिएगा किसी भी देश के अंतर्गत लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन भाई राजनीतिक स्वतंत्रता का मूल्य वो व्यक्ति क्या जानेगा जो व्यक्ति भूखा है, जो अपनी जीविकोपार्जन के साधनों में ही इतना व्यस्त रहता है कि उसे 2 मिनट का समय भी सोचने के लिए नहीं मिलता। अरे भाई वहाँ कहाँ लोकतंत्र सफल होगा? वहाँ तो वास्तविक रूप में राजनीतिक दल, उम्मीदवार जनता के साथ धोखेबाजी करेंगे, अपनी चतुरता से उनसे मत ले लेंगे और आराम से सत्ता में चले जाएंगे। वास्तव में भूखा व्यक्ति मत का क्या मूल्य जानेगा? इसलिए कॉल का कहना है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। नेक्स्ट, स्टालिन क्या कह रहे हैं कि एक भूखे, नंगे और कल की चिंता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं। यस, किसने कहा? स्टालिन ने। इसलिए भाई आर्थिक विषमता का अभाव होना चाहिए, मतलब आर्थिक विषमता नाम मात्र की हो कोई बात नहीं, पूर्ण समानता तो लाई नहीं जा सकती, लेकिन इनमें अंतराल, गैप बहुत कम होना चाहिए अमीरी और गरीबी में। इसीलिए स्टालिन ने कहा है कि एक भूखा व्यक्ति वास्तविक रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता कोई महत्व नहीं जानता है। भाई लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, वास्तविक रूप में यहाँ सभी मतदाताओं को मत देने का अधिकार होता है, लेकिन भाई मत का मूल्य वो क्या जानेगा, वो तो भूखा है। इसलिए स्टालिन ने कहा एक भूखे, नंगे और कल की चिंता से ग्रस्त व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं। किसने कहा? स्टालिन ने। नेक्स्ट, हॉब्सन क्या कर रहे थे कि महत्वपूर्ण कोटेशन मैंने आपको बता रहा हूँ, ये इनको नोट कीजिएगा। हॉब्सन कह रहे हैं कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट कर देती है। इसका मतलब हॉब्सन भी ये कह रहे हैं कि आर्थिक असमानता का अभाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धनिकों के पास बहुत ज़्यादा धन होता है, तो धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता, निर्धन जो व्यक्ति होते हैं वो वास्तविक रूप में क्या होते हैं? भूखे होते हैं। ऐसी स्थिति में निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट कर देती है। मतलब ना तो धनिकों के पास बहुत ज़्यादा धन होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गरीबी होनी चाहिए। यदि किसी देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है या बहुत ज़्यादा अमीरी है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतराल है, बहुत ज़्यादा गैप है, तो वहाँ लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। चलिए चौथा है सामाजिक और राजनीतिक समानता। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर सामाजिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो। सामाजिक समानता का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, जाति, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ में राजनीतिक समानता का तात्पर्य होता है कि वास्तविक रूप में वहाँ एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार हो। इसी के साथ में व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रताएं भी प्राप्त हो। किसी भी रूप में इनके मध्य भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात राजनीतिक दृष्टि से समानता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वो एक अलग बात है कि अपराधी है, इसी के साथ में दिवालिया है, बच्चा है, ये कुछ शर्तें तो होंगी। बाकी वास्तविक रूप में किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ठीक है भाई। जैसे मान लीजिएगा एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा संपत्तिशाली है, एक व्यक्ति गरीब है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि जो गरीब व्यक्ति है उसको जो है 1 मत देने का अधिकार होगा और अमीर व्यक्ति हो 5 मत दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविक रूप में चाहे गरीब हो अमीर हो, ये एक ही मत देंगे और इनमें से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये होता है राजनीतिक समानता। तो लोकतांत्रिक सफलता के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक और राजनीतिक समानता हो। ठीक है। 5वां है व्यक्तिवाद एवं उदारवाद। व्यक्तिवाद एवं उदारवाद। व्यक्तिवाद एवं उदारवाद का तात्पर्य होगा कि वास्तविक रूप में किसी भी देश में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाए, व्यक्ति को वास्तविक रूप में साध्य माना जाए और शासन को क्या माना जाए, साधन। व्यक्ति को साध्य माना जाए और शासन को क्या माना जाए, साधन। फिर से कह रहा हूँ, व्यक्ति को साध्य माना जाए, शासन को साधन माना जाए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाए। वास्तविक रूप में इसी के साथ में उदारवाद भी मौजूद हो। उदारवाद का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को ध्यान में रखा जाए, वास्तविक रूप में व्यक्ति को साध्य माना जाए, शासन को साधन माना जाए और इसी के साथ में व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया जाए। व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्र बिंदु माना जाना चाहिए। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के सम्मान, मान, मर्यादा की सुरक्षा की जाए। जरूरी है ये। तो हमारे भारत में वास्तविक रूप में उदारवाद की जो मूल सिद्धांत हैं उनको स्वीकार किया गया है। इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर व्यक्ति को किसी भी रूप में साधन नहीं माना जाता है बल्कि व्यक्ति को साध्य माना जाता है और व्यक्ति होना भी साध्य ही चाहिए। मतलब राज्य, समाज, कानून, रीति रिवाज, प्रथा, ये सब हमने मतलब व्यक्तियों ने हमारे लिए बनाए, व्यक्ति ने अपने लिए बनाई। इसलिए यदि किसी भी कानून, रीति रिवाज, सरकार की किसी भी संरचना के द्वारा व्यक्ति का अहित होता है तो कानूनों में बदलाव किया जाए, संरचनाओं में परिवर्तन कर दिया जाए, मगर व्यक्ति का हित किसी भी सूरत पर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है। इसे किसी भी सांसारिक मूल्य से, साधन से नहीं तोला जाना चाहिए। मतलब व्यक्ति को किसी सांसारिक साधन से तोलना नहीं चाहिए क्योंकि व्यक्ति तो स्वयं साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है। बाकी सब कुछ साधन है, समाज, राज्य, सब व्यक्ति के साधन है क्योंकि व्यक्ति ने राज्य और समाज की स्थापना अपने लिए की है। इसलिए व्यक्ति किसी का साधन नहीं है, व्यक्ति अपने आप में साध्य है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, कोई भी रीति रिवाज, प्रथा, कानून, नीति, निर्णय यदि व्यक्ति को साधन बनाता है तो ऐसे कानून, नीति, नियम को हम किसी भी रूप में बर्दाश्त स्वीकार नहीं करें क्योंकि हम किसी के साधन नहीं हैं, हम तो साध्य हैं। सब कुछ हमारे लिए है, हम किसी के लिए नहीं है। नेक्स्ट, मिताचार एवं नम्यता। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र के अंतर्गत यदि कभी कोई विवाद हो जाता है ऐसी शासन प्रणाली में तो व्यक्तियों को वास्तव में वाद विवाद, तर्क वितर्क, समझौते के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। किसी भी रूप में उग्रता को नहीं अपनाना चाहिए। यदि मिताचार है और नम्यता है तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र सफल हो सकता है। 7वां है खुला समाज। लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि वहाँ का जो समाज है वह खुला समाज होना चाहिए। खुले समाज का मतलब ये ओपन सोसाइटी। खुले समाज का मतलब ये है, मतलब क्लोज सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, ओपन सोसाइटी होनी चाहिए। खुले समाज का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में समाज में जो नए नए विचार आते हैं उन नए नए विचारों को स्वीकार किया जाना चाहिए। उन नए विचारों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर नए विचारों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो वह समाज वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक समाज नहीं होगा, खुला समाज नहीं होगा, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्रिक शासन प्रणाली नहीं होगी बल्कि सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली होगी। क्योंकि सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली में सभी लोगों को, जनसाधारण को एक ही सांचे में, एक ही विचारधारा में ढाला जाता है, जबकि लोकतंत्र में वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में जो समाज होता है वो खुला समाज होता है। सभी के विचारों को स्वीकार किया जाता है, सभी की बातों को सुना जाता है, किसी की भी बात को अनसुना नहीं किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि जो समाज है वह समाज खुला होना चाहिए। खुला समाज का मतलब ये कि नए विचारों को स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट,
8वां है स्वच्छ एवं स्वस्थ नेतृत्व। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि वहाँ पर जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वह स्वच्छ एवं स्वस्थ हो। मतलब वास्तव में जो नेतृत्व करने वाले हैं नेता, राजनेता, भाई वो भ्रष्ट नहीं हों, बेईमान नहीं हों, चरित्रहीन नहीं हों, हिंसालु नहीं हों, बल्कि वास्तविक रूप में ईमानदार हों, त्यागी हों। क्या कह रहा हूँ मैं? ईमानदार हों, त्यागी हों, देशभक्त हों, देश की सेवा करने वाले हों, जनता के सामान्य हितों को ध्यान में रखने वाले हों। ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। अगर ऐसा नेतृत्व है, ऐसे नेता हैं, ऐसे राजनेता हैं, तो वहाँ पर लोकतंत्र सफल होगा होगा होगा। और अगर विपरीत स्थितियाँ हैं, राजनेता ऐसे नहीं है, तो लोकतंत्र सफल होने में दिक्कत आएगी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन दी है, विद्वान का नाम है गिडिंग्स। क्या नाम है? गिडिंग्स। क्या करें? लोकतंत्र जाति बंधन की भावना है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र क्या है? जाति बंधन की भावना है। जाति बंधन की भावना का मतलब ये कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि वहाँ वास्तविक रूप में जो नेता हैं वो नेता साफ छवि के हों, चरित्रवान हों, घोटालेबाज नहीं हों। मैं तो ये कहूँगा यहाँ प्लेटो के शब्दों में कि वास्तव में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि राजनीति में जाने वाले व्यक्ति परिवार से ज़्यादा देश को प्यार करें, संपत्ति से ज़्यादा त्याग को पसंद करें, संपत्ति से ज़्यादा देश को प्रेम करें। क्या लोकतंत्र ऐसी परिस्थिति में सफल नहीं होगा जबकि राजनेता अपने परिवार और संपत्ति का त्याग करे देश हित के लिए? क्या प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में ये बात नहीं कही थी कि किसी भी नगर राज्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ राजनीति में जाने वाले व्यक्ति यदि संपत्ति और परिवार का त्याग करते हैं तो राजनीति स्वच्छ साफ सुथरी हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। कोई बात नहीं, प्लेटो ने कल्पना की बात की थी, आदर्श की बात की थी, मगर हम चूंकि उन्होंने आदर्श तो रखा था, मगर आज की परिस्थिति हम क्या उनकी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे? भाई संपत्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम होगा तो व्यक्ति घोटाला करेगा, घोटालेबाज बन जाएगा। परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, मैंने देखा है ऐसी स्थिति में फिर वह व्यक्ति पॉलिटिकल मैन, राजनीतिक व्यक्ति, 1 शादी 2 शादी 3 शादी नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आज राजनीतिक अपराधीकरण होने का कारण यही है, लोकतंत्र की विफलता का मूल कारण यही है कि वास्तविक रूप में राजनीति में जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं भाई, वो वास्तविक रूप में 2 से ही ज़्यादा लगाव रखते हैं, संपत्ति से, परिवार से। और जिस व्यक्ति ने, जिस राजनीतिक व्यक्ति ने इन 2 का त्याग कर दिया, निश्चित रूप से वह देशभक्त होगा, देश की सेवा करेगा। देश की सेवा करेगा तो डेफिनेटली लोकतंत्र सफल होगा। बहुत लंबी बातें हैं, इस बिंदु में मैं बताना चाहूँ तो 50 मिनट में भी ये बात पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में आपको समझा चुका हूँ। मेरा जो इशारा है, संकेत है, उसको समझिएगा। प्लेटो की रिपब्लिक का मैंने जो संकेत दिया ना भाई, उसको समझेंगे। 9वां जो शर्त है वो क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व नियतकालिक निर्वाचन। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जो निश्चित समय होता है, जैसे किसी देश में 4 वर्ष होता है कार्यकाल, किसी देश में 5 वर्ष होता है कार्यकाल व्यवस्थापिका का, है ना, कार्यपालिका का। तो जो भी समय है 4 वर्ष 5 वर्ष, 4-5 वर्ष पर चुनाव होने चाहिए और वो चुनाव भी स्वतंत्र हों, निष्पक्ष रूप में हो, किसी भी रूप में वहाँ पर जो है हम ये कहेंगे धांधलीबाजी नहीं होनी चाहिए, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो चुनाव होते हैं वो चुनाव स्वतंत्र रूप में हो, निष्पक्ष रूप में हो और नियतकालिक जो निश्चित समय दिया गया है संविधान में उसके हिसाब से चुनाव होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वहाँ पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। आप अपने भारत में देख सकते हैं, हमारे भारत में ये शर्त पूरी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। जहाँ पर भी ये शर्त पूरी होती है वहाँ लोकतंत्र सफल रूप में, सुचारू रूप में कार्य कर रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। 10वां है सतत जागरूकता एवं निडरता। सतत जागरूकता एवं निडरता, ध्यान दीजिएगा। किसी भी देश में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वहाँ का जनसाधारण, वहाँ की जनता, निर्वाचक, मतदाता, आप ऐसे भी कह सकते हैं, वहाँ की जनता वास्तव में जागरूक हो कि भी हमारी सरकार के द्वारा कैसे कानून बनाए जा रहे हैं। मैं
यहाँ डेविड स्टर्न के शब्द में कह सकता हूँ कि जनता को इनपुट और आउटपुट की जानकारी होनी चाहिए। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। डेविड स्टर्न के शब्दों में कह सकते हैं हम कि जनता को इनपुट और आउटपुट की जानकारी होनी चाहिए। जनता को इनपुट का मतलब है जनता को ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस प्रकार के कानून बनवाने हैं, और आउटपुट का मतलब होता है सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं ना, उन कानून की जानकारी जनता को होनी चाहिए। जब किसी देश की जनता वास्तविक रूप में इनपुट और आउटपुट, आगत निर्गत, निवेश निकास हैं, इनकी जानकारी रखती है, इसका मतलब है जनता जागरूक है। और जिस देश की जनता जागरूक होती है भाई, वहाँ कभी भी लोकतंत्र विफल नहीं हो सकता, लोकतंत्र कभी भी असफल नहीं हो सकता, वहाँ कभी भी तानाशाही प्रणाली नहीं आ सकती है। बहुत गहरी बात है। इसी के साथ में निडरता हो, जनता भयभीत नहीं होनी चाहिए, निडर रूप में रहे। मान लीजिएगा चुनावों का समय आता है, चुनाव होते हैं सरकार गठन के लिए, तो ऐसी स्थिति में जनता निडर होकर के अपने मत का प्रयोग करे, किसी से भी भयभीत नहीं हो। जिस देश की जनता वास्तविक रूप में जागरूक है, सतत का मतलब निरंतर लगातार जागरूक है और निडर है, किसी से भयभीत नहीं होती है, वहाँ लोकतंत्र सफल होगा। यहाँ मैंने कोटेशन दिए हैं। वायरन कह रहे हैं सतत जागरूकता स्वतंत्रता की कीमत है। किसने कही ये बात? वायरन ने कहा है सतत जागरूकता स्वतंत्रता की कीमत है। देखो जॉन लॉक ने भी यही बात कही थी। जॉन लॉक जो कि एक सामाजिक समझौतावादी हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में देखिएगा। दूसरा पेरिक्लीज क्या कह रहे हैं कि साहस स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। साहस नोट कीजिएगा, साहस स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। इसका मतलब क्या है भाई? लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, राजनीतिक स्वतंत्रता जरूरी है। और राजनीतिक स्वतंत्रता कब सुरक्षित रहेगी? जबकि व्यक्ति साहसी होगा, डरपोक होगा तो कोई भी उनकी स्वतंत्रता को छीन लेगा, डराएगा, धमकाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पेरिक्लीज ने कहा कि साहस स्वतंत्रता का मूल मंत्र। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। अगला वाक्यांश है, गार्नर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गार्नर? प्रजातंत्र को सबसे बड़ा खतरा, बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे विद्यार्थी, नोट कीजिएगा। प्रजातंत्र को सबसे बड़ा खतरा है मतदान के समय मतदाताओं द्वारा दिखाई गई दुखद उदासीनता है। मतलब गवर्नर कह रहे हैं, क्या कह रहा मैं? गवर्नर कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को यदि सबसे बड़ा खतरा है तो किससे है? जब मतदान होते हैं, चुनाव होते हैं, उस समय मतदाता के द्वारा जो उदासीनता दिखाई जाती है ना, वो सबसे बड़ा खतरा है। मतदाता उदासीन ना हो, मतदाता सक्रिय रहे, मतदाता सोच समझ कर अपने मत का प्रयोग करे। अगर मतदाता जागरूक हो गया और आपने एक मत की कीमत समझ गया, अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर करता है, किसी से भयभीत होकर के नहीं करता है, किसी के बहकावे में नहीं आता है, किसी के द्वारा संपत्ति दे दी जाती है तो संपत्ति को ठुकरा दिया जाता है, और देश हित को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक दलों के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यदि अपने मत का प्रयोग करता है, अरे भाई उस देश में कौन ऐसा हो सकता है फिर जो लोकतंत्र को विफल कर दे? असंभव। लोकतंत्र सफल होगा, लोकतंत्र शासन प्रणाली सुचारू रूप में कार्य करेगी। यस, बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये है मेरा संदेश, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप भी यदि मतदाता बन गए हैं, आपकी आयु 18 वर्ष हो गई है, मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ, और यदि इससे ज़्यादा आयु है, आप एक मतदाता हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे विशेष निवेदन आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने मत की कीमत समझिएगा और अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर कीजिएगा। और विशेषकर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो इस बात को समझना चाहिए, अपने पड़ोसियों को भी समझाना चाहिए कि भाई हम अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करेंगे, क्योंकि जिन व्यक्तियों को हम चुन रहे हैं वही व्यक्ति हमारे लिए कानून बनाएंगे, वही व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो जब हमारे ऊपर जो शासन करने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में हम बिना सोचे समझे मत का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये मूर्खता भरी बात नहीं है? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात ने कितनी अच्छी बात कही थी कि मेरी समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति जूते खरीदते समय इतना सोचता समझता है जिसका स्थान पैरों में होता है, जबकि अपने मत का प्रयोग करते समय बिल्कुल भी नहीं समझता, नहीं सोचता, बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जी चाहे उसको मत दे देता है। जूते का स्थान पैरों में है,
जिसको हम चुनने जा रहे हैं, शासक स्थान हमारे सर पर है। तो वास्तविक रूप में जब हम जूता खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं कि भाई कौन सी कंपनी है आपके पास, कौन कौन सी कंपनी के जूते हैं, हमें सारी कंपनी दिखाइएगा। जूता दुकानदार मालिक जो है सारी कंपनी दिखा देता है, आपको सारी कंपनी के जूते दिखा देता है। आपको फिर भी पसंद नहीं आते, दूसरी दुकान में जाते हैं, फिर सारी कंपनी देखते हैं कि किस किस कंपनी के जूते हैं। कभी रेट पसंद नहीं आ रही, कभी कंपनी पसंद नहीं आ रही है, जिसका स्थान पैरों में, उसके लिए आप इतना सोच समझ रहे हैं। और भाई आप अपने मत का प्रयोग करते समय कितना सोचते हैं? क्या आपने कभी ये पूछा है कि जिसको आप मत दे रहे हो कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी का है? क्या वह चरित्रवान है, क्या वह शिक्षित है, क्या ईमानदार है, क्या न्यायी है, क्या देशभक्त है? कभी सोचा है उसकी कंपनी के बारे में, कौन सी कंपनी का है? कंपनी मीन्स क्या क्या गुण है उसमें, नहीं सोचा ना। इसलिए मेरे भाई आपको जागरूक होना पड़ेगा, और अगर आप जागरूक होंगे तो लोकतंत्र कभी भी विफल नहीं हो सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत गहरी बात है, काफ़ी लंबी बात है, लेकिन मैंने संक्षिप्त में कह दी है। चलिए, इसके बाद में 11वीं शर्त है शिक्षा। वास्तविक रूप में लोकतंत्र उसी देश में सफल हो सकता है जहाँ की जनता शिक्षित हो। जनता शिक्षित है तो वास्तविक रूप में वो अच्छे बुरे का निर्णय ठीक से ले सकती है, ठीक से वाद विवाद कर सकती है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में हमारे स्वयं के हित में क्या है, शिक्षित जनता ठीक से समझ जाएगी। अशिक्षित हैं तो वास्तविक रूप में राजनेता उनको बरगला देंगे, चतुर होते हैं और अपने स्वार्थों के अनुरूप उनसे मतदान करा लेंगे। इसलिए वास्तविक रूप में किसी भी देश में लोकतंत्र को सफल करना है तो सबसे पहले जनता को शिक्षित किया जाए, जनता की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। हाँ, जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं वास्तविक रूप में शिक्षा के ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं। नेक्स्ट, 12वां संविधानवाद। किसी भी देश में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि वहाँ पर वास्तविक रूप में संविधानवाद की व्यवस्था हो। संविधानवाद का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में वहाँ सीमित शासन को स्वीकार किया गया हो, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई हो, स्वतंत्र प्रेस की व्यवस्था की गई हो। कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में उसी देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है जहाँ शासन संविधान के अनुसार किया जाए और स्वयं संविधान के अंतर्गत जनता की आस्था और मूल्यों को स्थान दिया जाए। केवल संविधान के अनुरूप शासन का संचालन करना ये संविधानवाद नहीं है, क्योंकि संविधान तो एक तानाशाही शासक ही बना लेता है। बात यह है कि संविधान में जनता के मूल्यों और आस्थाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, और फिर जब संविधान में जनता के मूल्यों को स्थान दे दिया गया है, आस्थाओं को स्थान दे दिया गया है, उसके बाद में उस संविधान के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है तो संविधानवाद कहलाता है। और संविधानवाद का सीधा सा तात्पर्य यही होता है कि सीमित शासन होता है। सीमित शासन इसलिए होता है क्योंकि जो शासन होता है, जो सरकार होती है, वह संविधान के अनुसार कार्य करती है, संविधान के अनुसार कार्य करती है। वास्तविक रूप में यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंग संविधान के अधीन होते हैं। इसे संविधानवाद कहते हैं, और जब ऐसा होगा तो वहाँ लोकतंत्र सफल होगा ही होगा। 13वां है सुदृढ़ एवं सशक्त राजनीतिक दल। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो सशक्त हों, सुदृढ़ हों, और इसी के साथ में विपक्षी, मतलब विपक्षी दल भी होना चाहिए। भाई सत्तारूढ़ दल हो गया, इसके बाद में विपक्षी दल भी होना चाहिए, विरोधी दल भी होना चाहिए, विपक्ष में बैठने वाला भी होना चाहिए, और वो मजबूत होना चाहिए। तभी जो सत्तारूढ़ पक्ष है उसके द्वारा कोई गलत कानून बनाया जाता है तो विपक्ष उसका विरोध कर सकता है, और वो तभी सफल हो सकता है जबकि राजनीतिक दल सुदृढ़ एवं सशक्त हों। इसके बारे में एक कोटेशन दे रहे हैं, जेनिंग्स क्या कह रहे हैं, जेनिंग्स क्या कह रहे हैं, जब तक विपक्ष विद्यमान है अधिनायक तंत्र हो नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, जब तक विपक्ष विद्यमान है अधिनायक तंत्र हो नहीं सकता। तो भाई वास्तव में जैसे हम आपको बताएं हमारे भारत में ठीक है बहुदलीय पत्ती है, लेकिन विपक्ष होता है, और विपक्ष होता है तो अधिनायक तंत्र पनप नहीं सकता है। अमेरिका में देखिएगा द्विदलीय व्यवस्था, एक दल सत्तारूढ़ होता है, दूसरा विपक्ष में होता है, तो विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। ठीक है भाई। 14वां है औद्योगिकीकरण, बहुल समाज एवं मध्य वर्ग। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि वहाँ पर औद्योगिकरण के ऊपर बल दिया जाए। औद्योगिकरण के ऊपर बल दिया जाएगा तो वास्तविक रूप में जनता के पास धन आएगा, जनता के पास धन आएगा तो उनको समय मिलेगा, समय मिलेगा तो राजनीतिक वार्तालाप करेंगे, राजनीतिक वार्तालाप करेंगे तो अच्छे बुरे का ठीक से निर्णय लेंगे। इसी के साथ में वास्तविक रूप में जब औद्योगिकरण होगा तो वहाँ पर बहुल समाज होगा। बहुल समाज का मतलब होगा वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जाति, भाषा, धर्म इत्यादि को खुली छूट दी जाएगी, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी के साथ में वहाँ मध्यम वर्ग भी होगा, और मध्य वर्ग होगा तो वास्तविक रूप में अमीर और गरीब वर्ग के बीच में ये मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा। वहाँ पर क्रांति की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी होता है कि वहाँ पर औद्योगिकरण हो, बहुल समाज हो और मध्य वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो। 15वां है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए बेहद जरूरी है कि वहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस हो।
समाचार पत्रों में जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो सूचनाएं पूंजीपतियों के चश्मे में से छनकर नहीं आनी चाहिए, बल्कि निष्पक्ष रूप में जैसी जो घटना होती है, सरकार के द्वारा जैसा जो कुछ क्रियाकलाप किया जाता है, जनता की जो मांगें होती हैं, जनता की जो आवाज़ें होती हैं, उन सबको निष्पक्ष रूप में संपादित किया जाए। किसी भी रूप में कोई पक्षपात नहीं किया जाए। वास्तविक रूप में जो प्रेस होता है उस प्रेस को पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए, बल्कि जैसा जो कुछ है उसे उसी रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए। जिस देश में वास्तविक रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस होती है वहाँ लोकतंत्र सफल होगा। और जहाँ जिस देश के अंतर्गत प्रेस बिक जाती है, क्या कह रहा हूँ मैं, प्रेस बिक जाती है, पैसे में खरीद लिया जाता है, वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट 16, स्थानीय स्वशासित संस्थाएं। लोकतंत्र की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है कि वहाँ पर वास्तविक रूप में स्थानीय संस्थाओं को भी जो है स्थापित किया जाए। स्थानीय सरकारों की भी स्थापना की जानी चाहिए। बिना स्थानीय सरकार की स्थापना के लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, क्योंकि स्थानीय सरकारों को, स्थानीय संस्थाओं को यदि स्थापित किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जन साधारण की राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी, जनता राजनीति के बारे में प्रशिक्षित होगी। जनता राजनीति के बारे में प्रशिक्षित होगी तो वास्तविक रूप में जनता जो है अच्छे बुरे का निर्णय ठीक से ले सकती है। इसके बारे में एक विद्वान है अल्फ्रेड स्मिथ कह रहे हैं कि प्रजातंत्र सभी रोगों का इलाज अधिक प्रजातंत्र है। ध्यान दी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अल्फ्रेड स्मिथ कह रहे हैं प्रजातंत्र के सभी रोगों का इलाज, नोट कीजिएगा, प्रजातंत्र के सभी रोगों का इलाज, कुछ भी कमी है, कोई भी रोग है लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के सभी रोगों का इलाज अधिक प्रजातंत्र है। किसने कहा है? स्मिथ। अधिक प्रजातंत्र मतलब ये है कि भाई प्रजातंत्र के सभी रोगों का इलाज एक ही है, क्या है कि केंद्रीय स्तर से लेकर के और स्थानीय स्तर तक वास्तविक रूप में स्वशासित संस्थाओं की स्थापना कर दी जानी चाहिए। हमारे भारत में इसकी व्यवस्था की गई है, इसलिए हमारे भारत में लोकतंत्र सफल हो रहा है। केंद्रीय सरकार है, प्रांतों की सरकारें हैं, उसके बाद में जिला स्तर की सरकारें हैं, उसके बाद में पंचायत स्तर की सरकारें हैं। तो वास्तव में हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासित संस्थाओं की स्थापना की गई है। तो जिस देश में भी स्थानीय स्वशासित संस्थाओं की स्थापना की जाती है वहाँ लोकतंत्र सफल होगा निश्चित रूप में। अगला एक विद्वान है डी टॉकविले कह रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र की आत्मा कहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछा जाता है। डी टॉकविले क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा है कि स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र की आत्मा कहा है। मतलब डी टॉकविले ने स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र की आत्मा कहा है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है प्रजातंत्र की आत्मा स्थानीय स्वशासन को किसने कहा है? डी टॉकविले ने। यह ऐसे पूछा जा सकता है स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र की आत्मा किसने कहा है? डी टॉकविले ने। नेक्स्ट रोडी, एंडरसन और क्रिस्टल, ये क्या करें? स्वशासन व्यवहार में प्रजातंत्र है। स्वशासन व्यवहार में प्रजातंत्र है। किसने कहा है? रोडी, एंडरसन और क्रिस्टल ने। नेक्स्ट 17वां है संवैधानिक साधनों में आस्था। लोकतंत्र उसी देश में सफल हो सकता है जहां वास्तविक रूप में संवैधानिक साधनों में आस्था रखी जाती है। इसका मतलब ये है कि चाहे सत्ता प्राप्ति की बात आए, चाहे सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की बात आए, वहां पर संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि चुनावों के माध्यम से किया जाता है, संविधान में संशोधन के माध्यम से कोई परिवर्तन किया जाता है। सत्ता प्राप्ति के लिए समय समय पर चुनाव होते हैं। वास्तविक रूप में हिंसा, उपद्रव, दंगे इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि वास्तविक रूप में जनसाधारण में संवैधानिक साधनों में आस्था हो। जनसाधारण हिंसा, उपद्रव में विश्वास नहीं रखता हो, बल्कि जनसाधारण वास्तविक रूप में संवैधानिक साधनों में, संवैधानिक साधन मीन्स वास्तविक रूप में यहाँ वाद विवाद, वार्तालाप, समझौता, संविधान में संशोधन, नियतकालिक चुनाव हैं। इसी के साथ में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र निष्पक्ष प्रेस इत्यादि में विश्वास किया जाता है। यदि इनमें विश्वास किया जाता है तो इसका मतलब ये वहाँ लोकतंत्र सफल होगा। इसके बारे में मैंने यहाँ नोट किया है क्या कि परिवर्तन के लिए प्रजातंत्र मतपत्र की शक्ति पर निर्भर करता है, गोली की शक्ति पर नहीं। बस इतना ध्यान रखेंगे कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत संवैधानिक साधनों को
अपनाने में आस्था होनी चाहिए। और इसका मतलब ये है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह परिवर्तन मतपत्र के द्वारा किया जाता है, ना कि गोली की शक्ति पर विश्वास होता है। पूरा दोहरा रहा हूँ, परिवर्तन के लिए प्रजातंत्र मतपत्र की शक्ति पर निर्भर करता है, गोली की शक्ति पर नहीं। अर्थात वास्तविक रूप में लोकतंत्र मतपत्र में यकीन करता है, गोली में यकीन नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया आपका लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।